हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट आया था, एक बहुत बड़ा संकट जिसको कि हम मानते हैं। वो आपका आया था जब इमरजेंसी भारत में पूरे नेशनल लेवल पे लग गई थी फर्स्ट टाइम पे। वो क्यों लगी थी, किस वजह से लगी थी? उसी के साथ साथ 1971 में जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ जी का जो नारा लगा, उसके बाद क्या चीजें हुई, किस तरीके से जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से अव्यवस्था में बदल गई, जिसकी वजह से एक 2.5 साल के ऊपर तक का हमारा जो आपातकाल है वो लगा। उसके पीछे क्या कारण है वो सभी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चे हैं जो इस पीडीएफ से रूबरू होना चाहते हैं, जिन्हें ये पीडीएफ चाहिए, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक कॉन्टेक्स्ट से देखें तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया। ठीक है, 1971-72 के बाद से देश की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, बहुत हद तक उसमें कुछ सुधार वगैरह नहीं हुआ, काफी डामाडोल थी। कारण क्या था? बांग्लादेश संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला था, क्योंकि 1971 में हम देखते हैं कि बांग्लादेश एक नया देश बनता है पाकिस्तान से अलग होकर। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाता है। अब बांग्लादेश में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे यह दंगे होते हैं। तो वहां से जितने भी लोग, यानी जिसे हम शरणार्थी कहते हैं, वो बंगाल, वो भारत में आके रह रहे थे। उस वजह से काफी दबाव हो गया था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके, देखिए यहाँ पे 80 लाख लोग भारत में आए, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। परिणाम, अमेरिकी सरकार ने भारत को मिलने वाली सभी सुविधाएं जो थी वो बंद कर दी, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उस टाइम पे 1971 में जो पाक यूएसए था, यानी आज के जिस अमेरिका को हम जानते हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहा था? वो पाकिस्तान के सपोर्ट में था। इस वजह से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के साथ देश में अप्रत्याशित मुद्रास्फीति जो थी वो बढ़ गई थी। मतलब हाई एकदम रेट, हर चीज का जो रेट है वो एकदम हाई लेवल पे था, बहुत ही हाई स्ट्रेक पे था। तो भाई चीजों की, अगर वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है परेशानी तो आनी है। लगातार 2 वर्षों तक मानसून की गिरावट के कारण खाद्यान्नों की कीमत में भी वृद्धि से स्थिति भी खराब हो गई थी। मतलब जो भाई मानसून सही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है भाई पैदावार अच्छी नहीं रहेगी, किसान की फसल अच्छी नहीं होगी, और किसान की फसल अच्छी नहीं रहेगी तो फिर कीमत हर किसी की बढ़ेगी। इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादकता में अभूतपूर्व गिरावट देखी गई और बेरोजगारी बहुत अधिक हुई, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। इस वजह से बहुत चेंजेस, जो बहुत बड़े लेवल पे अव्यवस्था स्थापित हुई। गुजरात और बिहार में एक बड़े लेवल पे जो आप आंदोलन उठने लगे। कांग्रेस शासित राज्यों गुजरात और बिहार में छात्रों ने खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध किया। जनवरी 1974 में गुजरात में और मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने विरोध किया। इस विरोध में जयप्रकाश नारायण जो थे वो सबसे ऊपर थे। ठीक है, वो छात्र नेता थे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन में प्रमुख विपक्षी दल भी शामिल हो गए थे। तो भाई उनको तो अपनी रोटियां सेकनी थी। जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण और बढ़ गया, कि जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो और बढ़ने लगा। एक समय के बाद जयप्रकाश नारायण को छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे पूरे देश में छात्र आंदोलन जो है वो एकदम चरम पे था। ये पूरा जो टाइम पीरियड है, इंदिरा गांधी वर्सेस छात्र आंदोलन के रूप से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने 3 प्रमुख योगदान जाने हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। साम्यवादी समाजवादी का जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, उसके खिलाफ संपूर्ण क्रांति की जो बात है वो उन्होंने उसकी बात की। समाजवाद का उनका सिद्धांत भारत को समुदाय के एक समाज के रूप में देखता है, जिसमें 3 प्रमुख परिधि शामिल है: समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र। सभी एक साथ मिलकर सच्चे संघ का एक उदाहरण बने और वो आगे आए, फ्रंट पे आए और बात करें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है 1974 की, रेलवे की हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मियों ने संघर्ष के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति ने
रेलवे के सभी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का क्या किया, उन्होंने आह्वान कर दिया। रेल ठप तो कोई माल यहाँ से वहां जा नहीं सकता, जो यातायात की सुविधाएं वो सब कुछ बंद हो जाएगी। यह मांग बोनस और सेवा की शर्तों से जुड़ी थी, जिसका सरकार ने विरोध किया था। ठीक है, सर्विसेज आप कुछ, अगर कोई कहीं पे काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ सर्विसेज दी जाती है, कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं जो कि नहीं थी। परिणाम स्वरूप भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी मई 1974 में हड़ताल पर चले गए। भाई रेल से ही सारा काम हो रहा है भारत में। रेलवे उस टाइम, उस अभी आज के टाइम की तरह ना एयरप्लेन है ना कुछ ऐसा कि हाँ बस गाड़ियां, उतनी सड़कें भी अच्छी नहीं थी, जो भी था वो आपका रेलवे के थ्रू हो रहा था अधिक का। अंततः सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया कि भाई ये खराब है, ये इलीगल है, फालतू का है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हमें देखने को मिलता है तो न्यायपालिका और सरकार के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कई पहलों को संविधान का उल्लंघन बताया, बहुत सारे जो पहले चल रही थी उसको। और इन्हीं सब के बीच हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की जो घोषणा है, एक तरीके की संकट और उसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो हम लोग देखेंगे, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स को। तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक निर्णय पारित कर इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया कि आपने क्या आपका जो लोकसभा चुनाव का जो इलेक्शन आपने किया उसमें आप एक तरीके से अक्षम है। कैंडिडेट की कुछ चीजें होती है जिसमें कि उसको कुछ फिल करना रहता है, तो वो कैसा आप कहते हैं कि इट इज नॉट गुड, आप उस दायरे में नहीं फिट आती। यह आदेश समाजवादी नेता और 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार राज नारायण द्वारा दायर की गई एक चुनाव याचिका पर यह सारा निर्णय लिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल आयोजन किया। ठीक है कि हम इस पे यहाँ पे कार्य करेंगे। जयप्रकाश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करते हुए उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। अब हुआ ये कि 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सिफारिश से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिसमें उस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, उन्होंने भाई परमिशन दे दिया उन्हें। एक बार जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो शक्तियों का संघीय वितरण व्यवहारिक रूप से निलंबित हो जाता है। जो शक्तियां केंद्र सरकार के पास से सभी राज्यों के पास फैली रहती हैं, ये ऐसे ऐसे वो फिर क्या होती है, फिर से केंद्र के हाथ में आ जाती है, एक फिर से सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाती है। सरकार को आपातकाल के दौरान सभी या किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या प्रतिबंधित करने की जो शक्ति रहती है वो फिर से मिल जाती है, वो ठीक है, एक जीवन जीने के अधिकार को छोड़ के। अब व्हाट काइंड ऑफ consequences we have to face? Emergency brought the agitation to an abrupt stop. Strikes were banned. हड़तालों पर प्रतिबंध लग गया। कई विपक्षी नेताओं को निवारक हिरासत के आधार पर जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक स्थिति जो थी बहुत शांत, अद्यपि बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। सब शांत तो थे, प्रेस पर सेंसरशिप लग गया था, आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते। राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस जिसको हम जानते हैं और जमानत ए इस्लामी जैसे राष्ट्रीय संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया गया। विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों और सार्वजनिक आंदोलनों को भी अनुमति नहीं दी गई, कहा कि नहीं आपको कोई भी, आप ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया उस टाइम पे, और ये संशोधन एक तरीके से कहा जाता है, इसी संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ताकि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी अदालत में चुनौती ना दी जा सके। ये किया गया। आपातकाल के प्रावधानों के तहत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए अदालत में जाने का भी अधिकार शामिल था, उसको भी बंद किया गया। आपातकाल के खिलाफ लिखने पर कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए कई भूमिगत समाचार पत्र और पत्रक प्रकाशित किए गए। सेंसरशिप क्या होती है? अगर कोई कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, तो उस पर रोक लगा दी जाए। पद्म विभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारत, पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक
परीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के निलंबन के विरोध में अपने जो पुरस्कार थे वो वापस कर दिए। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें चली थी, ये पूरे आपकी काया पलट चल रही थी। एक तरीके आप देखोगे तो माहौल कैसा था, पूरी तरीके से तानाशाही और डिक्टेटरशिप का था। ये कुछ भी नहीं, आप जनता एक के रूप में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर भारत का लोकतंत्र है, वो अपना तो दावपेच तो कहीं ना कहीं से दिखाएगा ही और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। अब आपातकाल के सबक क्या मिले? आपातकाल का सबक यह है कि भारत में लोकतंत्र को खत्म करना बेहद मुश्किल है। आप नहीं कसम खत्म कर सकते, ठीक है? क्योंकि हम भैया हम 1947 में अभी लड़ के निकले हैं, तो इंदिरा गांधी जी या ये सरकार क्या कर सकती है? दूसरे, इससे संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संबंध में कुछ अस्पष्टताएं सामने आई, जिन्हें बाद में हमें सुधारा भी गया। तीसरा, आपातकाल ने सभी को नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में अधिक जागरूक बनाया कि आप एज ए सिविल लिबर्टीज, एक नागरिक का क्या अधिकार है। आप पे इमरजेंसी लग रही है और आप पे पूरी तरीके से रोक लग जा रही है, तो वो कहाँ से सही हो जाएगा? वो भी तो सही नहीं होगा। आपातकाल के महत्वपूर्ण वर्षों में कई मुद्दे सामने आए जिनके पर्याप्त रूप से हम निपट नहीं सकते। बहुत सारे मुद्दे आए कि किस तरीके से कंट्रोल किया गया, लोगों को की आवाज को कंट्रोल करने की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो पूरी तरीके से रोक दिया गया। ये सभी जो चीजें थी वो सामने आई। आपातकालीन नियम का वास्तविक कार्यान्वयन पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हुआ। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी रूल took place through the and the पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये पूरी चीजें। तो आपातकालीन में जो भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ही तो सारे काम कर रही थी, और कौन कर रहा था? ठीक है, तो जनरली किस तरीके से उन पे दबाव बनाया गया ये भी देखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर द फाइंडिंग ऑफ शाह कमीशन, देयर वाज मेनी एक्सक्यूजेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बहुत सारी गलत चीजें जो थी वो आपके आपातकाल के दौरान शाह आयोग जो बना, शाह कमीशन, उसके थ्रू पता चला। पॉलिटिक्स आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी, तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली। 1975-77 के अनुभव ने भारत की लोकतंत्र की नींव को बहुत मजबूत किया। एक हमारे लिए सबक था भाई, बहुत बड़ा लेवल पे। अब वो सबक हमें जो देखने को मिलता है वो लोकसभा चुनाव 1977 में मिलता है, जिसमें इंदिरा गांधी जी की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। आपातकाल हटने के साथ ही जनवरी 1977 में आम चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे, क्योंकि देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने बहुमत खो दिया, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री। इसमें एक जो बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी वो थी हमारी जनता सरकार। ठीक है, जनता सरकार, नाम भी जनता सरकार है, तो जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मोरारजी देसाई को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री का अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और चौधरी चरण सिंह जो थे उनके उत्तराधिकारी बने। जनता पार्टी सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में बुनियादी बदलाव जो थी वो नहीं ला पाई। जनता पार्टी जो थी वो विभाजित हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही कम से कम अपना बहुमत छोड़ दिया, क्योंकि ये भी गठबंधन के थ्रू बनी थी। अब बात करते हैं लेगेसी की। तो 1977 और 1980 के चुनाव के बीच पार्टी प्रणाली नाटकीय रूप से बदल गई। कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र पार्टी के अपने चरित्र को छोड़ना शुरू कर दिया, जो विभिन्न विचारधारा और दृष्टिकोणों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समायोजित करती थी, वो एकदम से बिखर गई थी। परोक्ष रूप से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा भी 1977 के बाद राजनीति पर हावी होने लगा। भारत के संविधान के निर्माताओं को भरोसा था कि सभी राजनीतिक दल मूल रूप से राजनीतिक मानदंडों का पालन करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखेंगे तो इसमें नक्सली आंदोलन, अमीर जमींदारों से जमीन छीनकर गरीबों और भूमिहीनों को देने पे बल दिया गया। हमारे संविधानकर्ताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इमरजेंसी लगेगी। उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी लग रही है तो जाहिर सी बात है सरकार अपना कार्य जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही। अब आगे की क्या नीति थी इंडियन पॉलिटिक्स में, किस तरीके से इसके बाद क्या चेंजेस आते हैं जब जनता सरकार गिर जाती है
फिर से वही एक अजीब-सा माहौल आ जाता है, हमारे अव्यवस्था जो रहती है, वो जनता के बीच आ जाती है। तो अगली क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, तब तक आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।